हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आप देख रहे हैं रीतिकाल पार्ट 2 को, और ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड डीएसएसबी सभी एग्जाम के लिए जहाँ पे हिंदी साहित्य पूछा जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है फ्रेंड, हाथ जोड़कर विनती है, जो भी हमारे साथी पहली बार चैनल पर गलती से ही आ गए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, प्यारा सा कमेंट करें फ्रेंड। अगर कुछ भी कमी नज़र आती है तो उसको ज़रूर बताएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो कहाँ तक हो चुका था? तो हम चिंतामणि के बारे में पढ़ चुके थे फ्रेंड, ठीक है। चिंतामणि के बारे में पढ़ चुके थे, क्योंकि शुक्ल जी मानते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि से ही समझना चाहिए, जबकि आचार्य में अगर प्रथम कवि की बात हो तो केशव को समझना चाहिए। तो आचार्यों में प्रथम केशवदास थे, लेकिन रीतिकाल का प्रवर्तक या रीतिकाल की धारा किससे चली मान रहे हैं शुक्ल जी? तो चिंतामणि से मान रहे हैं। यहाँ तक हो चुका था। तो आइए हम शुक्ल जी का ही कथन देख रहे हैं फ्रेंड, और आप सभी को पीडीएफ मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल एवं अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला, ठीक है। और वह एक भिन्न आदेश को लेकर चला, केशव के आदर्श पर नहीं। यहाँ परंपरा केशव के दिखाए हुए, एक्चुअली थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है। पढ़ने में दिक्कत नहीं है हमको। यहाँ बहुत जैसे वो लिखा गया है ना, सटा के लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसे दिक्कत हो रहा है। मैं फिर से एक बार देखती हूँ। देखिए, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल एवं अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे से चला। ये कौन मान रहे हैं? शुक्ल जी मान रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर नहीं, बल्कि केशव के आदर्श पर नहीं। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिकृष्ट मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकार्य का भेद हो गया, ठीक है। तो अलंकार या अलंकार्य आप समझ रहे हैं। तो पहले क्या था? अलंकार ही था। पहले अलंकार था, पहले अलंकार्य था, फिर इसका भेद जब किया गया तो अलंकार में, है ना। है दोनों एक चीज, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से परिष्कृत मार्ग पर चली रीति काल की परंपरा। वस्तुतः हिंदी रीति ग्रंथों की अखंडित परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, और ये ना जाने कितनी बार स्टेटमेंट आप शुक्ल की पुस्तक में देखेंगे, मिल जाएगा आपको। अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र उपर्युक्त शुक्ल जी के मत का विरोध करते हुए केशवदास को ही युग का प्रवर्तक मानते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को माना जाता है, क्योंकि ये सर्वमान्य मत है। नगेंद्र जी मानते हैं इस बात को, और यही सर्वमान्य मत है। अगर किसी के अनुसार पूछा जाए तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आइए फ्रेंड, समझते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो समझते हैं फ्रेंड, रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ। आप बहुत अच्छे से समझते हैं। एक तो बद्ध रीति, दूसरे रीति इतर, और तीसरे रीत मुक्त, ठीक है। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, ठीक है। तो 3 तरह में कवियों का विभाजन होता है। तो पहला है रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध की 2 धाराएं चली फ्रेंड, या 2 पार्ट में ये डिवाइड हुआ। पहला है रीति चेतस और दूसरा है काव्य चेतस। तो रीति चेतस में कौन आते हैं फ्रेंड? चिंतामणि, जसवंत, भिखारी और प्रतापशाही। और काव्य चेतस की बात अगर करें तो मतीराम, भूषण, पद्माकर, ठीक है, ठीक है। और आप देखेंगे रीति मुक्त। तो रीति इतर में बीच के आते हैं। अब आप रीति मुक्त में अभिजात्य वर्ग के, जैसे अभिजात्य वर्ग के कवियों में कौन आते हैं? तो बिहारी आते हैं, और ये रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। और रीति मुक्त का मतलब एकदम स्वच्छंद धारा में जो रचना करते थे, जैसे घनानंद, बोधा ठाकुर, द्विजदेव आलम, ठीक है। अब समझेंगे फ्रेंड विश्वनाथ मिश्र के अनुसार। तो विश्वनाथ मिश्र ने भी 2 भागों में बांटा है रीतिकाल को। तो इनके अनुसार हम समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, सभी के अनुसार है। तो सबसे पहले नाम आता है, ठीक है, हिंदी साहित्य के अतीत का काल विभाजन किसने किया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। अच्छा, कितने भागों में किया? तो आप समझेंगे 2 भागों में इन्होंने किया है, और रीतिबद्ध और रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इसको भी आप याद रखेंगे।
तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड इसको भी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 2 भागों में बटा, एक रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध में जिन्होंने लक्षण बताकर उदाहरण दे दिए वे रीतिबद्ध कहलाए, जैसे केशव, मतीराम, देव, भिखारी, पद्माकर और सेनापति। रीति सिद्ध में या अभिजात्य वर्ग में किसका नाम आता है फ्रेंड? तो बिहारी का नाम आता है। ठीक है, अभिजात्य वर्ग में किसका नाम आता है? बिहारी का नाम आता है। रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीति मुक्त में तो ये किसी का ना नियम, ना अनुशासन, ना ये कुछ भी नहीं अपनाए। ये लिखते समय जिस लय में जो दिमाग में आया, इधर से लिया उधर से लिया, एकदम स्वतंत्र धारा में भरमार कर दिया। ठीक है, तो ये रीति मुक्त कहलाए। रीति मुक्त में कौन आते हैं फ्रेंड? तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, दिलदेव और रसखान। ठीक है, यहाँ पे 2 बार ठाकुर मेंशन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो पहले तो आपने शुक्ल जी के अनुसार देखा था, अब आप विश्वनाथ के अनुसार देख चुके, अब देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का विभाजन आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो 3 भागों में कौन? पहला रीति कवि, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो देखिए रीति कवि में 2 धाराएं चली या 2 पार्ट में विभाजित हुआ फ्रेंड, एक है सर्वांग निरूपक और दूसरा है विशिष्टांग निरूपक। तो सर्वांग निरूपक में ठीक है कौन कौन आते हैं? तो जैसे चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, प्रताप शाही और देव, ये रीति कवि हैं। ठीक है, ये रीति कवि हैं। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि रीति काल का विभाजन रीति कवि नाम से किसने किया? तो आप डॉक्टर नगेंद्र याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्वांग निरूपक में आते हैं। अब बात करते हैं विशिष्टांग निरूपक की। तो देखिए विशिष्टांग निरूपक के भी कई पार्ट हुए, 4 पार्ट किए गए। तो विशिष्टांग निरूपक के 4 पार्ट हुए, जिसको क्या कहा गया? सर्वरस निरूपक, श्रृंगार रस, अलंकार और मुरलीधर। ठीक है, तो 4 पार्ट हुए, सर्वांग रस निरूपक और श्रृंगार रस और अलंकार मुरलीधर, याद रखेंगे। तो देखिए इसमें तोष आते हैं सर्वांग निरूपक में, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण, सुखदेव मिश्र, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी। श्रृंगार रस में किसने रचनाएं की हैं? तो याद रखेंगे आप डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देख रहे हैं। तो श्रृंगार निरूपक में मतीराम, ठीक है, कृष्ण भक्त देव आते हैं। और अलंकार में जसवंत, मति, भूषण, पद्माकर, गिरधर दास, दूल्हा कवि। वहीं मुरलीधर की बात करें तो भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम और राम, ये क्या है? राम सहाय। ठीक है, तो ये आते हैं मुरलीधर में। ठीक है, मुरलीधर, भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय। तो ये नगेंद्र के अनुसार आपने देख लिया रीतिकाल का विभाजन। अब आगे देखते हैं फ्रेंड रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ये भी नगेंद्र के अनुसार है। तो रीतिबद्ध नगेंद्र जी के अनुसार कौन कौन रहे हैं? तो सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद और नृप, शंभु, नेवाज, सहाय। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। अगर ढंग से प्रश्न बनता है आपका तो आप रीति काल में फंस सकते हैं फ्रेंड। इतना जितना ही आप आधुनिक काल की विधाओं में फंसते हैं उतना ही रीति काल में, जबकि आदिकाल और भक्ति काल बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ रीतिबद्ध। ठीक है, रीतिबद्ध कौन कहलाए फ्रेंड? तो रीतिबद्ध काव्य की जैसे बात भी हो रही है, तो रीतिबद्ध काव्य में नगेंद्र के अनुसार सेनापति, बिहारी लाल, रसनिधि, वृंद, नृप, शंभु, निवाज, राम सहाय आते हैं। तो रीतिबद्ध वे कहलाए जिन्होंने रचना और लक्षणों उदाहरणों से युक्त रचना की है। ठीक है, जिन्होंने पहले लक्षण बता दिए ऐसे ऐसे होते हैं, उदाहरण भी बता दिए और रचना कर डाली। रीति सिद्ध में वे आते हैं जिन्होंने रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं की हैं। और वहीं रीति मुक्त, तो रीति मुक्त को आप सबसे बेहतर समझते हैं, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से जो मुक्त रचनाएं की है, जैसे घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ठीक है, तो शायद समझ गए होंगे और मैं ट्रिक से भी बताऊंगी। चलिए अभी आगे देखिए, मैं ट्रिक से भी समझाऊंगी आपको। अब आप देखेंगे फ्रेंड रीति काल के कवियों के काव्य और नाम। तो इनके वास्तविक नाम है फ्रेंड, रीति काल के कवियों के काव्य का नाम है और स्थान है। तो देखिए चिंतामणि का काव्य है मणिमाल, बंदी जन का है बेनी, और माथुर चौबे का बिहारी लाल ग्वालियर। ठीक है, माथुर चौबे के काव्य का नाम बिहारी लाल है और स्थान इनका ग्वालियर है। देवदत्त किसका नाम है? तो ये याद रखेंगे आचार्य देव का है और इनका जन्म स्थान या कहाँ से ये
जाने जाते हैं तो इटावा से। उदयनाथ का कवींद्र है और जो सैयद गुलाम का रशलीन है, ठीक है। और बोधा का बुद्धिसेन आप जानते हैं, नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे। तो एक बार और देख लीजिए, चिंतामणि का काव्य नाम, मतलब इन्होंने काव्य में किस नाम से रचनाएं की हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे मणिमाल नाम से। बंदीजन का बेनी बंदीजन, आप बेनी बंदीजन जानते ही हैं। माथुर चौबे बिहारी लाल, देवदत्त का आचार्य देव, उदयनाथ का कवींद्र, सैयद गुलाम नबी का रशलीन, ठीक है। आगे आप देखेंगे फ्रेंड, आगे आप देखेंगे उदयनाथ का। उदयनाथ किस नाम से काव्य रचना किए हैं फ्रेंड, तो इन्होंने कविंद्र नाम से अपनी छाप छोड़ी। सैयद गुलाम नबी रशलीन, बुद्धिसेन बोधा, पद्माकर भट्ट पद्माकर, पृथ्वी सिंह का रसनिधि, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो दिल्ली से बिलोंग करते थे। सैयद इब्राहिम का रशखान, शेख आलम का आलम, सोमनाथ का शशिनाथ, और भिखारी दास का दास नाम से। आसान है बिल्कुल। तो आइए अब हम समझते हैं फ्रेंड रीतिकाल के नाटक कौन कौन से हैं। तो रीतिकाल में भी नाटक पर भी रचना हुई है, आप देख सकते हैं। तो रीतिकाल का नाटक है जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय। राम का है हनुमान नाटक, हृदय राम है, ये पूरा नहीं लिखा गया है। हृदय राम का क्या है, हनुमान नाटक। निमाज का है शकुंतला। सोमनाथ का है माधव विनोद नाटक। देव का है देव माया प्रपंच। प्रबोध चंद्रोदय का है ब्रजवासी दास का, ठीक है, याद रखेंगे आप। प्रबोध चंद्रोदय ब्रजवासी, याद देखिए थोड़ा सा हमने आगे पीछे लिख दिया है। आगे जैसे ब्रजवासी दास की रचना का नाम क्या है, तो प्रबोध चंद्रोदय। तो हम यहाँ पे गलती ये हुई है कि रचना हमने पहले लिख दी है और रचनाकार का नाम बाद में लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिर्फ इसी लाइन में दिक्कत है। तो नेवाज की शकुंतला, सोमनाथ का माधव विनोद नाटक, देव का देव माया प्रपंच, और ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय। आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखेंगे फ्रेंड रीतिकालीन मुक्तक काव्य किसने लिखे हैं। अभी आपने नाटक देखा, अब आप समझिए कि मुक्तक काव्यों की रचना और काव्य के बारे में। तो देखिए चिंतामणि की रचना का क्या नाम है, कवि कल्प तरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। मतीराम की रचना का नाम रसराज, ललित ललाम, सत्सई। ये सब प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में बनी है, ठीक है। भूषण का है शिवराज भूषण, शिवा बाबुनी। बिहारी का है फ्रेंड सत्सई। रसनिधि का है रतन हजारा। जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। कुलपत मिश्र का रस रहस्य। बृंद का बृंद सत्सई। देव का है भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है। तो ये रीतिकालीन जिन्होंने मुक्तक काव्य लिखा या रीतिबद्ध काव्य इन्होंने लिखा, ठीक है। और चिंतामणि को जानते हैं आप, तिकोवापुर के रहने वाले हैं, है ना। शाहजी भोसला के दरबारी कवि थे ये। और भूषण को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये भी तिकोवापुर के थे। मतीराम भी तिकोवापुर के थे, तीनों लोग भाई ही थे। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। और आगे आप देखेंगे रीतिबद्ध काव्य परंपरा। रीतिबद्ध काव्य परंपरा। तो रीतिबद्ध काव्य परंपरा, जिन कवियों ने काव्यों के लक्षण और उदाहरण दोनों लिखे थे वे रीतिबद्ध कहलाए। मैं बार बार समझा रही हूँ आपको, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिन कवियों ने काव्यों के लक्षणों और उदाहरण देकर दोनों तरीके से काव्य लिखा वे रीतिबद्ध कहलाए। जैसे केशवदास का नाम आता है पहले। तो केशवदास का समय आप नगेंद्र के अनुसार देखेंगे तो 1560 से 1601 ईस्वी। शुक्ल जी के अनुसार देखेंगे तो 1555 से 1617 ईस्वी। पिता का नाम इनके काशीनाथ मिश्र है और उपनाम इनका क्या था, तो वेदांती मिश्र। आश्रयदाता ये ओरछा नरेश महाराजा इंद्र सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम इनके काशीनाथ मिश्र था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार समझिए फ्रेंड, इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते थे ये। आचार्य के समान कवित्व की दृष्टि से भी केशव का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रहा। भक्तकालीन कवियों के पहले कवि जो ब्रज भाषा के साथ साथ प्रबंध काव्य की रचना का भी सूत्रपात किया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। नगेंद्र किसको मानते हैं, आप याद रख भी चुके हैं, केशवदास को मानते हैं। और शुक्ल जी तो इन्हें भक्ति काल में स्थान देते हैं, ठीक है। किसको, इन्हीं का मतलब किसको, तो केशवदास को ये भक्ति काल में स्थान देते हैं। भक्ति काल में ये भक्ति काल के कवि हैं, इसीलिए ये प्रवर्तक नहीं मानते हैं इन्हें।
कथन है फ्रेंड, भले ही सूरदास तुलसीदास जैसी तन्मयता न दिखती हो, परंतु उन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों पर निरूपण कर आगे का मार्ग खोल दिया। अच्छा, ऐसा क्यों मानते हैं शुक्ल जी? केशवदास को ऐसा क्यों मानते हैं शुक्ल जी? क्योंकि जब देखिए, ये बात मैं एक बार और भी बताई थी आपको पिछली क्लासों में कि जब तुलसीदास का ये रामचरितमानस इतना प्रसिद्ध हो गया तो इनमें भी थोड़ा सा होड़ लगी, नहीं मैं इनसे बेहतर लिख सकता हूँ। केशवदास को होड़ लगी कि मैं इनसे बेहतर लिख सकता हूँ, तो उनके प्रतिशोध में इन्होंने ये आप मान लीजिए कि कह सकते हैं कि उनके बदला लेने के लिए इन्होंने ये रामचंद्रिका की रचना कर डाली थी, केशवदास की रामचंद्रिका, ठीक है, जिसको रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अजायब घर भी कहा है। तो इन्होंने बहुत तरीके से उस तरह से लिखे, तो मेहनत तो किया मगर इधर उधर से इतने सारे छंदों की उसने भरमार कर दी, जिसके कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया। तो ये सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से शुक्ल जी इनको रीति काल में स्थान ना देकर भक्ति काल में मानते हैं। तो आगे देखेंगे फ्रेंड, तो केशवदास की रचना है फ्रेंड रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया का समय क्या है? तो 1591 ईस्वी प्रथम रचना है। रस शास्त्र में एवं नायिका भेद का ये रीति ग्रंथ है जिसमें 16 प्रकाश हैं। कवि प्रिया की बात करते हैं तो यह 1601 ईस्वी का रीति ग्रंथ, इसमें भी 16 प्रभाव अलंकार ग्रंथ है। इंद्रजीत की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए यह लिखी गई थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। मान लीजिए आपसे प्रश्न बनता है फ्रेंड कि केशवदास ने इंद्रजीत की नर्तकी प्रवीण या केवल प्रवीण दे देगा, नर्तकी प्रवीण को शिक्षा देने के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो आप याद रखेंगे कवि प्रिया, कवि प्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दंडी के काव्यादर्श पर आधारित है। कवि में आचार्यत्व की पूर्व प्रवृत्ति इनकी रचना में मिलती है। इस रचना को हिंदी का सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। और इसी रचना में फ्रेंड पंक्ति आती है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुवित भूषण बिन न विराजई कविता बनता मित्र। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, क्योंकि भूषण नाम आ गया है तो सभी लोग भूषण को लगा देते हैं। तो ध्यान रहे ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो कवि प्रिया से ली गई है। और किसकी पंक्ति है? तो आचार्य केशवदास की है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, रामचंद्रिका की बात करते हैं। केशवदास की रामचंद्रिका 1601 पर राम कथा पर आधारित यह प्रबंध काव्य है। 39 प्रकाश हैं जिसमें महाकाव्य की शैली में ये आता है। तो आइए शुक्ल जी के अनुसार कथन देखते हैं। शुक्ल जी ने क्या कहा है? रामचंद्रिका अलग अलग लिखे गए वर्णनों का संग्रह ही जान पड़ती है। आधार ग्रंथ है यह वाल्मीकि रामायण का, हनुमान नाटक का और प्रसन्न राघव का, ये शुक्ल जी मानते हैं। और इसमें सर्वाधिक छंदों का प्रयोग हुआ है। अब इसी के अनुसार ही तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है? इसे छंदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर नगेंद्र की बात देखिए, ये क्या कहते हैं, इनका क्या कथन है? रामचंद्रिका को केशव का असाधारण महाकाव्य कहा गया है। वीर सिंह देव चरित्र किसकी रचना है? तो ये भी केशवदास की रचना है। 1607 में वीर सिंह देव चरित्र पर आधारित यह प्रबंध रचना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्रेंड, अगली रचना। आप किसको देख रहे हैं? केशवदास को। तो केशवदास की अगली रचना क्या है? जहांगीर जस चंद्रिका। 1612 ईस्वी में ये लिखी गई वीर काव्य है, ठीक है, जहांगीर पर आधारित प्रबंधात्मक है। रतन बावनी 1607 ईस्वी, मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन की वीरता का वर्णन है इसमें। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, आध्यात्मिक रचना है। छंदमाला छंद से संबंधित रचना है। नख सिख, ठीक है, नख सिख कल की भी क्लास में बताया था मैंने नख सिख के बारे में, मतलब पैरों के नाखून से लेकर आपके सिर के शिखाओं तक, मतलब चोटी तक नख सिख, ठीक है, पैर से लेकर सिर तक की रचना, सिर तक बारे में जो लिखी गई रीतिकाल में रचना, जिसे नखसिक कहा गया। तो यह रीति ग्रंथ है, श्रृंगार संबंधी है। राधा के विविध अंगों का वर्णन मिलता है इसमें। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड आप, अगली रचना है केशवदास की, चाहिए हो चुका है। अगला पॉइंट देखेंगे केशवदास पर आधारित जो विशेष तथ्य हैं। तो श्याम सुंदर दास ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, कोई अलग बात नहीं मानी है इन्हें, ठीक है, ये तो शुक्ल जी भी मानते हैं।
तो जबकि शुक्ल जी इन्हें भक्ति काल का समझते हैं। केशवदास की पहली रचना कौन सी है? तो रसिक प्रिया है, जिस पर सूरत मिश्र ने रस संग्राहक चंद्रिका लिखी है। आगे देखेंगे कवि प्रिया। यह हिंदी का प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना है, जिस पर सूरत मिश्र ने जोरावर प्रकाश की टीका लिखी है। अगला पॉइंट है, हरिचरण दास ने कवि प्रिया पर कवि प्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्ष टीका लिखी है। रामचंद्रिका की रचना रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई या विरोध में लिखी गई, प्रतिशोध में लिखी गई, ये तथ्य मिलते हैं देखने को। तो अगला पॉइंट देखेंगे आप, अगला पॉइंट देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। तो दोनों लोग ही रीतिकाल का कवि किसको मानते हैं? तो गणपत चंद्र गुप्त, केशवदास डॉक्टर नगेंद्र और श्याम सुंदर दास, तीनों लोग। श्याम सुंदर दास को अभी ऊपर लाइन में बताया हमने। तो डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को ही मानते हैं। तो आइए शुक्ल जी क्या कहते हैं फ्रेंड। शुक्ल जी क्या समझते हैं कि इनमें कोई संदेह नहीं कि रीतिकाल में रीति तत्वों का समयक या समावेश केशवदास से होता है। तो ये बात भी कहते हैं, लेकिन ये प्रवर्तक नहीं मानते हैं। बाकी सारी अच्छी बातें करते हैं शुक्ल जी, लेकिन ये रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को नहीं मानते हैं। अगला पॉइंट है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है शुक्ल जी का कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला। उसमें उसमें नहीं, यहाँ पे उनमें होना चाहिए। उनमें सहृदयता और भावुकता ना थी, जो कि एक कवि में होना चाहिए। ठीक है, जो कि एक कवि में होना चाहिए। केशवदास आधि और व्याधि नामक दो संचारी भाव बताएं। केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। तो आधि और व्याधि ये भी याद रखेंगे। आधि या विषादी, आधि या व्याधि किसने बताया? केशवदास ने। देखिए कई बुकों से लिया हुआ है फ्रेंड, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट भले आपका कम हो, लेकिन आपको नॉलेज यहाँ पे भरपूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सभी बुक से यहाँ पे समावेश है, तो किसी एक से तो है नहीं, एकदम सीरियल से चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखकर ही यह नोट्स बनाए भी गए हैं। कोचिंग के नोट्स हैं, ऑथेंटिक हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे आप फ्रेंड बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक है, बच्चन सिंह ने केशव को हिंदी का क्लासिक पंडित कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। मिश्र बंधु की बात करें तो मिश्र बंधु ने केशव को भाषा का मिल्टन कहा है। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। आचार्यत्व की दृष्टि से कवि प्रिया, कवित्व की दृष्टि से रसिक प्रिया श्रेष्ठ मानी जाती है। अगला पॉइंट है, केशव हिंदी में सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। केशव हिंदी साहित्य में आचार्य परंपरा का सूर्यपात किया। केशव ने रसिक प्रिया की रचना जन को तृप्त करने के लिए किया, जबकि कवि प्रिया की रचना सामान्य जनता को करने के लिए किया। क्या करने के लिए? तृप्त करने के लिए। तो कुछ पंक्तियां हैं फ्रेंड, तो पंक्तियां भी देखिए आप। वासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत, वासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत। और अगली पंक्ति है, भाषा बोल न जानई जेहि कुल के दास, भाषा कवि को मंद गति जेहि कल केशव दास। तो ये भी पंक्ति किसकी है? केशवदास की ही है। अगला देखेंगे, अगले रचनाकार जो है फ्रेंड कौन है? तो कुलपत मिश्र। तो आइए देखिए कुलपत मिश्र की रचना समय क्या है फ्रेंड्स? तो इनका समय क्या है? रचना नहीं, कुलपत मिश्र तो 1660 से 1700 ईस्वी। आश्रयदाता ये सवाई राजा जयसिंह के आश्रयदाता रहे। पिता का नाम इनके परशुराम मिश्र है। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड आप, सुखदेव मिश्र ने भारी आचार्य कहा है। इसको तो ध्यान रहे, कुलपत मिश्र को सुखदेव मिश्र ने भारी आचार्य कहा है। अब शुक्ल जी का कथन है कि रीतिकाल के कवियों में ये ब्रजमंडल के निवासी अतः इनको ब्रज की चलती होना चाहिए। ठीक है,
ये क्या लिखे हैं, ब्रज की चलती होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है मुझे लग रहा है इस लाइन में। रीतिकाल के कवियों में थे ये और ब्रज मंडल के ये निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती होना चाहिए। रचना है इनका संग्राम सागर, यह महाभारत के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, तभी तो मिस्टेक हो रहा था, तो ये आप देख लीजिए, फिर से देखेंगे स्टेटमेंट को, फिर से देखेंगे प्लीज़, तो गलती हुई है। तो शुक्ल जी रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और ब्रजमंडल के निवासी थे। किसको मानते हैं, कवि कुल को। अतः इनको ब्रज की चलती भाषा का पर अच्छा अधिकार होना चाहिए था। रचना इनका संग्राम सागर, यह महाभारत के द्रोण पर्वत का अनुवाद है। अगली रचना रस रहस्य, दुर्गा भक्ति तरंगिनी युक्त तरंगिनी नक्श। और ध्यान रहे, जगते अद्भुत सुख शोधन सब अर्थ चित्त, यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रह भी चित्त। तो ये पंक्ति भी है, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति कुलपति मिश्र की है। आइए अब बात करते हैं कुमार मणि की। कुमार मणि की, ठीक है, तो कुमार मणि किसको कहा जाता है, आप कमेंट कर देंगे तब तक, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। कुमार मणि ये भी रस और ध्वनिवादी आचार्य थे। ठीक है, इनकी रचना है फ्रेंड, इनकी रचना है रसिक रज्जन और रसिक रसाल। आगे देखेंगे भूषण कवि के बारे में। तो भूषण का समय क्या है, तो भूषण का समय है 1613 से 1715 ईस्वी। मूल नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, घनश्याम बताया भी जाता है। पिता का नाम इनके रत्नाकर त्रिपाठी है, स्थान तिकोवापुर। उपाधि भूषण की उपाधि रुद्रशाह सोलंकी ने दिया था। भाई इनके कौन है, तो चिंतामणि और मतीराम है। आश्रयदाता एक किसके रहे, तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के। छत्रसाल बुंदेला ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। और ये पंक्ति है, स्टेटमेंट है, शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को, शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को। ये लाइन भी बहुत पूछी जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे आप बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह के अनुसार देखेंगे, समूचे रीतिकाल में भूषण का व्यक्तित्व सबसे अलग और विशिष्ट है। डॉक्टर नगेंद्र की बात देखेंगे, तो रीतिकाल के श्रृंगार एवं प्रेम परंपरा से हटकर वीर रस में काव्य रचना करने वाले कवि कौन है, तो महाकवि भूषण, जो रीतिकाल के समूचे कवि भी हैं। आगे देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो रीतिकाल की श्रृंगार एवं प्रेम परंपरा से हटकर वीर रचना में काव्य रचना करने के कारण भूषण को रीतिकाल का समूचा कवि कहा गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। आचार्य कर्म से भूषण जितने असफल रहे, कवि कर्म में उतने ही अधिक सफल कहे जाते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है भूषण के लिए, तो डॉक्टर नगेंद्र जी का। अगला पॉइंट देखेंगे शुक्ल जी के अनुसार, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति है और इन दो वीरों की सारी उत्साह के साथ सारी जनता स्मरण करती है और उसी की व्यंजना भूषण ने की है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, किसकी है, तो शुक्ल जी की है। वे हिंदुत्व के प्रतिनिधि कवि कहलाए, ये कौन कह रहे हैं, तो ये भी शुक्ल जी का स्टेटमेंट है भूषण के लिए। अगला पॉइंट है, शिवा और छत्रसाल वीरता के वर्णनों में कोई कवियों की खुशामद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी लाइन कहाँ मिलती है आपको, शिवराज भूषण में मिल जाती है। शिवाजी के आश्रय में यह अलंकार ग्रंथ था। देखिए ये लाइन शिवराज भूषण में नहीं मिलती है, ये ग्रंथ नेक्स्ट इनका अगला ग्रंथ है शिवराज भूषण। तो शिवाजी के आश्रय में ये अलंकार ग्रंथ एक लिखा गया, जिसमें 105 से लेकर 99 अर्थालंकार और 4 शब्दालंकार, 2 शेष चित्र और शंकर जयदेव के चंद्रालोक पर आधारित है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और भी रचना है इनकी। ठीक है, शिवा बावनी, ये इसमें शिव जी का वर्णन है। छत्रसाल दशक, तो इसमें छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। भूषण उल्लास,
या भूषण हजारा के नाम से रचना मिलती है। और ये पंक्ति है फ्रेंड, इंद्र जिमी जंभ पर शिवराज है, डैश डैश शिवराज है। ये एक स्टेटमेंट है, इनका पंक्ति है जो पूछी जाती है। और एक है सज चतरंग वीर रंग, सज चतिरंग वीर रंग, ये किसकी रचना है? तो ये भी भूषण की है लाइन। आगे फिर देखेंगे, ठीक है, मतीराम। तो मतीराम का समय क्या है? 1617 से 1618 ईस्वी शुक्ल के अनुसार। वहीं नगेंद्र की बात करें तो 1604 ईस्वी नगेंद्र के अनुसार। स्थान क्या है इनका? तो टिकवापुर, कानपुर। पिता इनके रत्नाकर त्रिपाठी हैं। आश्रयदाता ये किसके रहे? तो जहांगीर, बूदी नरेश राय, भाव सिंह हाड़ा के, ठीक है, भाव सिंह हाड़ा के, और कुमाऊं के भी रहे हैं, इनको ध्यान रखना। और इनकी जो पहली रचना है इनकी फूल मंजरी। पहले इसका नाम गुल ए आपसा था, जहांगीर के आदेश पर लिखी गई थी। 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। मतीराम के कौन सी रचना में 60 दोहे किसी एक फूल पर लिखे गए? तो आप याद रखेंगे फूल मंजरी। अच्छा, किसके आश्रय में ये रहकर लिखे हैं फ्रेंड? तो जहांगीर के। आगे देखेंगे, रस राज की बात करते हैं। अगली रचना इनकी रसराज है। बिना किसी आश्रयदाता के श्रृंगार पर नायिका भेद भानुदत्त की रस मंजरी के अनुकरण पर लिखी गई। यह रहीम के 12वें नायिका भेद विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित है। यह रचना रसिक जन का कंठाहार है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, इनकी रचना है ललित ललाम। इसमें 100 अलंकार का वर्णन है। भाव सिंह के आश्रय में ही लिखा गया है इसे। नेक्स्ट वृत्त कौमुदी है, यह स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी गई है। आगे देखेंगे फ्रेंड कुछ कथन भी। तो कथन है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ठीक है। मतीराम के लिए ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मतलब किन्हें? तो मतीराम को, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मतीराम को गृहस्थी का कवि कहा है। अगला पॉइंट देखेंगे आप शुक्ल जी के अनुसार। तो शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर मतीराम की चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। तो ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। इन्हें रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर मतीराम की चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है मतीराम जी के लिए। आगे देखेंगे, अगली जो रचना है फ्रेंड, अगली रचना है इनकी मतीराम सतसई। मतीराम सतसई का समय क्या है? तो 1681 ईस्वी के आसपास लिखा गया है। भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई। नेक्स्ट देखेंगे छंदसार पिंगत। तो छंदसार पिंगत यह अलंकार पंचाशिका का साहित्य सार है। अब हम देवदत्त को कल की वीडियोस में कवर करेंगे फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।